इसमें मृदा का निर्माण किस तरीके से होता है, मृदा का वर्गीकरण किस तरीके से किया गया है, ठीक, और मृदा का जो वितरण है वह किस प्रकार से है, ये चीज़ हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे, ठीक ना। तो जो मृदा है, मृदा का मतलब मिट्टी, सॉयल, किस प्रकार की मिट्टी दुनिया के किस भाग में पाई जाती है, उसका निर्माण किस तरीके से होता है, उस मिट्टी में किस प्रकार के तत्वों की प्रधानता होती है, ये भी हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मिट्टी का विकास किस तरीके से होता है, मिट्टी बनती कैसे है, मिट्टी बनती कैसे है, ठीक ना। तो जब किसी भी चट्टान का पूरे धरातल पर क्या मौजूद है, चट्टानें मौजूद हैं, तो जब चट्टानों का क्या होता है, अपर्दन होता है, अपक्षय होता है, तो चट्टान क्या करते हैं कि भौतिक और रासायनिक दोनों तरीके से अपर्दन और अपक्षय के द्वारा क्या करते हैं कि चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े चूड़ बन जाते हैं, चट्टानों के छोटे छोटे चूड़ बन जाते हैं, ठीक। उसमें मिट्टी का विकास हम कह सकते हैं कि 2 चरण में होता है। मिट्टी का विकास कितने चरणों में होता है, 2 चरणों में होता है, ठीक। जो पहला चरण होता है, देखिए मिट्टी का विकास कितने चरणों में होता है, 2 चरणों में। तो जो पहला चरण में होता है इसमें चट्टानों में क्या होती हैं, पहले चरण में चट्टानों में टूट फूट होती है, क्या होती है, टूट फूट होती है, इसका क्या बनता है, चूड़ बनता है। पहले चरण में चट्टानों में टूट फूट होती है और चट्टानें चूड़ के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। चूड़ का मतलब महीन बारीक कण हो जाते हैं, ठीक है। इसी को आवरण चूड़ बोला जाता है, क्या बोला जाता है, आवरण चूड़, ठीक है। रिगोलिथ, एग्जाम में भी ये आ जाता है कि रिगोलिथ क्या है, तो रिगोलिथ को आपको क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक ना। चट्टानों में टूट फूट होने के बाद जो चूड़ बनता है, अपर्दन और अपक्षय के बाद जो चूड़ बनता है, ठीक है, उसी चूड़ को क्या बोला जाता है, आवरण चूड़, यानी कि रिगोलिथ बना जाता है। ये मिट्टी के विकास की पहली प्रक्रिया हो गई। दूसरी प्रक्रिया में क्या होता है कि जब मिट्टी का चूड़ बन जाता है, मतलब मिट्टी जब रिगोलिथ के फॉर्म में आ जाती है, ठीक, तो पानी पड़ने के बाद, जब उससे पानी पड़ता है तो पानी पड़ने के बाद कुछ छोटी छोटी वनस्पतियों का विकास होता है। छोटी छोटी वनस्पतियों का क्या होता है, विकास होता है। तो वह जो वनस्पतियां होती हैं, ये जो वनस्पतियां होती हैं, इन वनस्पतियों का विकास होने के बाद इन वनस्पतियों की पत्तियां, घास फूस और वनस्पतियां, मतलब जितने भी हैं, ये सब फिर सूख करके क्या होते हैं, उसी मिट्टी में मिल जाते हैं। तो जब ये वनस्पतियां मिट्टी में सूख करके मिल जाती हैं, सड़ गल करके इस चूड़ में मिल जाती हैं, तो इस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बढ़ती है। किसकी मात्रा बढ़ती है, ह्यूमस की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इस तरीके से हमें परफेक्टली पूर्ण तरीके से क्या होता है, एक उर्वर मिट्टी का उर्वर मिट्टी हमें देखने को मिलती है। तो इस तरीके से मिट्टी क्या होती है, उर्वर होती है, उपजाऊ होती है। तो मिट्टी के जो विकास की जो प्रक्रिया है वो 2 चरणों में संपादित होती है। पहले चरण में मिट्टी क्या होती है कि चट्टानों में टूट फूट होती है, छोटा छोटा बारीक महीन कण चूड़ बनता है और वह रिगोलिथ का रूप धारण करती है। दूसरी चीज़, दूसरे चरण में क्या होता है कि उसी चूड़ में कुछ वनस्पतियां उग आती हैं और फिर वही वनस्पतियां सूख करके उसी मिट्टी में वापस मिल जाती हैं, जिससे मिट्टी में क्या बढ़ता है, ह्यूमस बढ़ता है। और मिट्टी में ह्यूमस बढ़ने के फलस्वरूप क्या होता है, वह मिट्टी फिर उपजाऊ उर्वर हो जाती है। इस तरीके से हमें एक फसल उत्पादन के लिए अच्छी मिट्टी क्या होती है, प्राप्त होती है। क्लियर हुआ।
अब जब हम इन मिट्टियों की बात करेंगे तो इन मिट्टियों में कुछ और बातें होती हैं, ठीक ना। इन मिट्टियों में क्या होता है, कुछ और चीज़ें होती हैं जिनको हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे, ठीक है। देखिए, जो मिट्टी के घटक होते हैं, मिट्टी के घटक होते हैं, उनको हम मिट्टी के घटकों को 3 भागों में प्रायः हम क्या करते हैं, तो मिट्टी के घटकों को हम मुख्य रूप से कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है। 3 घटक जो मिल करके मिट्टी का निर्माण करते हैं। तो जो पहला घटक है मिट्टी का निर्माण करने वाला, ठीक है, वो होता है जो मिट्टी का ढेर बनाए, जो मिट्टी का ढेर बनाए, मिट्टी का ढेर बनाता है। अब मिट्टी का ढेर कौन कौन बनाते हैं भाई, तो लोहा, ठीक, एल्यूमिनियम, ये सब क्या करते हैं, मिट्टी के ढेर बनाते हैं, ठीक ना। लोहा, एल्यूमिनियम, फिर ऑक्सीजन, क्लियर हुआ। ये ऐसे तत्व हैं जो मिट्टी को ज़्यादा होने में वो करते हैं, ठीक है। अगर हम दूसरे घटक की बात करें तो जो मिट्टी को पोषण प्रदान करते हैं, पोषण प्रदान करते हैं, जो मिट्टी को पोषण प्रदान करते हैं, ठीक। अब मिट्टी को पोषण कौन कौन से प्रदान करते हैं भाई, तो वो क्या है, नाइट्रोजन, ठीक, फास्फोरस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, क्लियर, मैग्नीशियम, ये तत्व क्या हैं, मिट्टी को पोषण प्रदान करते हैं, ठीक है। क्या क्या, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है। ये सब तत्व क्या करते हैं, मिट्टी को पोषण प्रदान करते हैं। तीसरा, मिट्टी में और क्या क्या होता है, कुछ ऐसे घटक होते हैं जैसे कि सल्फर, जो खनिज घटक हैं। क्या है ये, खनिज घटक जो मिट्टी को अस्थायित्व प्रदान करते हैं, ठीक ना, जैसे कि सल्फर, बात समझ में आ रही, मिट्टी को ये क्या करते हैं, अस्थायी, ठीक है। तो जो खनिज घटक हैं, अन्य तत्व जो हैं, सल्फर है, ठीक है, और सल्फर के बाद आपका आयोडीन है, ये अन्य घटकों में से हैं, ठीक। मिट्टी को पोषण प्रदान करने वाले तत्वों में एक तत्व आपका पोटेशियम भी है। पोटेशियम को के से डिनोट करते हैं, पूरा पोटेशियम भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये क्या है, ये मिट्टी के घटक हैं जो मिल करके मिट्टी का निर्माण करते हैं, क्लियर। एक बात और जान लीजिए, पार्ट्जोलाइजेशन, क्या समझना है, पार्ट्जोलाइजेशन क्या होता है, छोटी छोटी बातें समझ लेंगे तो ठीक रहेगा। पार्ट्जोलाइजेशन क्या होता है, तो शीत कटिबंधों में, कहाँ पर, शीत कटिबंध में, शीत कटिबंधों में मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया को ही पार्ट्जोलाइजेशन कहा जाता है। शीत कटिबंध का मतलब जैसे टुंड्रा टैगा प्रदेशों में मिट्टी का जो निर्माण होता है तो उसकी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, पार्ट्जोलाइजेशन बोलते हैं, क्लियर। और एक और बात समझना है, अपक्षालन, क्या समझना है, अपक्षालन, लीचिंग, आगे भी बताएंगे इसको। अपक्षालन क्या होता है, यानी कि
लीचिंग क्या होती है, ठीक है। तो लोहा और एल्युमिनियम जैसे तत्व बारिश के कारण मिट्टी के सतह पर ऊपर ही रह जाते हैं और बाकी चीज़ें क्या हो जाती हैं, नीचे चली जाती हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, अपक्षालन बोलते हैं। ठीक, बात समझ में आ रही है। और इस प्रकार से लैटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है, इसलिए यह प्रक्रिया लैटेराइजेशन भी कहलाती है। इसलिए यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, लैटेराइजेशन भी कहलाती है, ठीक ना। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे मिट्टियों के संस्तर को। किसे देख लेंगे, मिट्टियों के संस्तर को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो मिट्टियों के कुल 4 प्रकार के संस्तर हैं। मिट्टियों के कुल कितने संस्तर हैं, 4, ठीक। अगर हम मिट्टियों के संस्तर को अगर बनाया जाए, ठीक ना, तो सबसे पहले जो ऊपर एक संस्तर और आता है इन 4 के अलावा, ठीक है, वो होता है ओ लेयर। ये मिट्टी की सबसे ऊपरी परत है जो आपको अपनी आंखों के सामने खेतों में दिखती है। यह मिट्टी की सबसे ऊपरी परत होती है जिसको कि ओ संस्तर कहते हैं। कहीं पर भी, पूरी दुनिया में कहीं पर भी जो मिट्टियों के संस्तर होते हैं वो इसी प्रकार से प्राप्त होते हैं, ठीक ना। ओ संस्तर सबसे ऊपर वाला है, इसके बाद फिर नीचे ए संस्तर आता है, इसके बाद फिर बी संस्तर आता है, इसके बाद सी संस्तर आता है और फिर डी संस्तर आता है। अब इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ये ए संस्तर, ये बी संस्तर, ये सी संस्तर और ये डी संस्तर। डी संस्तर को आर संस्तर भी कहते हैं। डी संस्तर को आर संस्तर भी कहते हैं। ये बात क्या करना है, ध्यान में रखनी है, ठीक है। बी संस्तर को क्या बोलते हैं, आर संस्तर भी कहते हैं, ठीक। अब देखिए इसमें जो डी संस्तर होता है यह पूरी तरीके से चट्टानी संस्तर है। पूरी तरीके से क्या है, चट्टानी संस्तर है, मूल चट्टान आप इसे कह सकते हैं, ठीक ना। चट्टानी या इसको मूल चट्टानी आप कह सकते हैं। ये जो संस्तर है ये पूरी तरीके से क्या है, चट्टानी संस्तर है। जो सी संस्तर है, सी संस्तर जो मिट्टी का होता है वो अपक्षयित चट्टानी संस्तर होता है। क्या होता है, अपक्षयित चट्टानी संस्तर होता है। अपक्षयित होकर के क्या बनेगा, ये मिट्टी का निर्माण करेगा, मिट्टी बनेगी। तो सी संस्तर क्या करेगा, अपक्षयित होकर के, अब जैसे पहले डी संस्तर था, मान लीजिए कि जो डी संस्तर है ये मूल चट्टान है। डी संस्तर क्या है, मूल चट्टान है। डी संस्तर मूल चट्टान है। मूल चट्टान का क्या हुआ, अपक्षय हुआ। मूल चट्टान का क्या हुआ, अपक्षय हुआ। क्या हो गया, डी संस्तर जो है वो मूल चट्टान होती है, ठीक, ध्यान से समझना है। इसको समझ लेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, कभी भूलेंगे नहीं। जो डी संस्तर होता है ये मूल चट्टान होती है, और सी संस्तर जो मूल चट्टान होती है, मूल चट्टान के ऊपर ये अपक्षयित होना शुरू होती है। अब ये कैसे है, ये बात को समझ लीजिए। जब आप मिट्टी की खुदाई करेंगे ना तो नीचे जाएंगे तो आपको चट्टान मिलेगी। उसी चट्टान का क्या हुआ है, अपक्षय हुआ है। वही चट्टान क्या क्या है, मिट्टी में बदली है। बात समझ में आ रही है, ठीक। जो ऊपर वाली मिट्टी है ये आपको ज़्यादा उपजाऊ मिलेगी, ज़्यादा उर्वर मिलेगी। नीचे की मिट्टी उपजाऊ उर्वर, जैसे 5 फीट मिट्टी की खुदाई कर दीजिए, नीचे की जो पीली वाली लाल वाली मिट्टी निकलने लगेगी, वो उपजाऊ नहीं होती है। क्यों, ऊपर की मिट्टी में ह्यूमस मिला होता है, ठीक।
देखिए आगे, उसके बाद जो बी संस्तर होता है, बी संस्तर पूरी तरीके से चूड़ होती है, पूरी तरीके से क्या होती है, चूड़ होती है, लेकिन कम उपजाऊ होती है। क्या होती है ये, कम उपजाऊ, ठीक ना। लेकिन जो ए संस्तर होता है, ठीक है, क्या, जो ए संस्तर होता है, ए संस्तर में क्या होता है, पूरी तरीके से ह्यूमस मिला होता है, पूरी तरीके से क्या मिला होता है, ह्यूमस मिला होता है ए संस्तर में। और यह संस्तर बेहद ही उपजाऊ होता है और 90% वनस्पतियों की जो जड़ है वो ए संस्तर में ही होती है। मात्र 10% वनस्पतियों की जड़ बी संस्तर तक पहुंच पाती है, वो भी जो भारी भरकम पेड़ वगैरह होते हैं। क्लियर। अगर इसको इस तरीके से बनाएं तो मान लीजिए कि कोई एक बड़ा सा पेड़ है या कोई वनस्पति है, तो इसकी जो जड़ें हैं ये इधर हैं और इसकी जड़ बी संस्तर में कुछ नीचे तक आती है, बाकी जड़ कहाँ है, ए संस्तर में है। अब बाकी जितने भी छोटे छोटे पौधे होते हैं, ठीक, उसकी जड़ कहाँ तक होती है, ए संस्तर तक ही होती है। जितने भी वनस्पतियाँ हैं, घास वगैरह हैं, वो ए संस्तर में ही होते हैं, ठीक। जिन पौधों को, जिन पेड़ों को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, पानी की खोज में वो नीचे बीज संस्तर तक चले जाते हैं। और सबसे जो ऊपरी संस्तर होती है वो ओ संस्तर होती है, सबसे ऊपर की बिल्कुल परत, जिसमें बहुत छोटी छोटी घासें में क्या होती हैं, आप देखते होंगे कि उग आती हैं। बहुत छोटी छोटी घासें क्या होती हैं, उग आती हैं, उनको नीचे जाने की ज़रूरत नहीं होती है, वो उतने में ही क्या है, वो ओ संस्तर होती हैं, ठीक। एक बात और जान लीजिए कि ए संस्तर में ही 3 प्रकार के संस्तर पाए जाते हैं। ए संस्तर में ही 3 संस्तर होते हैं, A1, A2 और A3, ठीक। ये तीनों के तीनों ही क्या होते हैं, बेहद ही उपजाऊ हैं, फसलों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। B2 संस्तर में भी 3 होते हैं, ठीक है, B1, B2 और B3, इतना जानिए। अब एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, नेट और पीजीटी के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, वो संस्तर से संबंधित क्वेश्चन ही रहता है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ क्या होगी, समझ में आ गई होगी, ठीक है। जो ए संस्तर है ये क्या है, ह्यूमस युक्त, ह्यूमस युक्त, ए संस्तर क्या है, ह्यूमस युक्त है। क्लियर। देखिए अब हम अगर बात करेंगे, ये तो हो गया मिट्टी का संस्तर, हमने ये भी समझ लिया कि मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया क्या है, ये जान लिया, कितने चरण हैं, मिट्टी के घटक भी हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग देखेंगे मिट्टी का क्या क्लासिफिकेशन, कितने प्रकार से मिट्टी को क्लासिफाइड किया गया है, ठीक ना। तो उसके कई टाइप हैं, अलग अलग हम क्या करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, ठीक है, एक मारबत महोदय थे, ठीक, उसको समझ लेते हैं पहले। कौन थे, मारबत महोदय। मारबत महोदय ने मिट्टी का जब इन्होंने क्लासिफिकेशन किया, मारबत ने, ठीक है, 1938 के आसपास जब इन्होंने मिट्टी का क्लासिफिकेशन किया मारबत महोदय ने, तो मिट्टी को 3 भागों में बांटा। मिट्टी को कितने भागों में बांटा, 3 भागों में। पहला जोनल मिट्टी, दूसरा इंट्राजोनल और तीसरा अजोनल, ठीक। मारबत महोदय ने मिट्टी को 3 भागों में बांटा, पहला जोनल, दूसरा इंट्राजोनल और तीसरा एजोनल। क्लियर। अभी समझ लेते हैं कि ये प्रकार कौन कौन से हैं। सीधे शब्दों में तो साधारण तरीके से मारबत महोदय ने क्या किया, बिल्कुल साधारण तरीके से मिट्टी को 3 भागों में बांट दिया, ठीक। अब इसमें देखिए जोनल क्या होता है, जोनल प्रादेशिक मिट्टी होती है, मतलब प्रादेशिक, मतलब जोन के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे इन्होंने क्या किया, मिट्टी को बांट दिया। तो ऐसी मिट्टी जो किसी पार्टिकुलर प्रदेश में ही पाई जा रही हो, वह मिट्टी क्या होती है, जोनल मिट्टी कही जाती है, ठीक। दूसरी होती है इंट्राजोनल, ऐसी मिट्टी जो किसी दूसरे जोन से हो सकता है कि बह करके चली आई हो, ऐसी मिट्टी जो किसी दूसरे जोन से क्या होता है, बह करके चली आई हो,
दूसरे जोन से दूसरे जोन में चली आई हो, ऐसी मिट्टी। ठीक है, हवा के माध्यम से भी आ सकता है, जैसे लोयस का मैदान बना है ना उत्तरी चीन में, क्लियर। तो उसी तरीके से क्या है, ऐसी मिट्टियाँ क्या होती हैं, इंट्राजोनल कही जाती हैं। ठीक है, जो किसी जोन से दूसरे जोन में आ जाती हैं। और तीसरा जो प्रकार मारबत ने बांटा वो है अजोनल। अजोनल मिट्टी का मतलब ये ऐसी मिट्टियां हैं जो किसी एक पर्टिकुलर प्रदेश में नहीं पाई जाती। ये मिट्टियां क्या हैं, हर जगह पाई जाती हैं। ठीक है, लगभग इनका बिखराव हर जगह होता है, क्लियर। तो ये था मारबत का छोटा सा वर्गीकरण, क्लियर। अब हम लोग देखेंगे, ठीक है, जोनल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स। तो जो मिट्टियों का जो जोनल क्लासिफिकेशन है, क्या प्रदेश वाइज जो मिट्टियां पाई जाती हैं, जो जोनल क्वालिफिकेशन है, ठीक है, उन्हीं जोनल क्लासिफिकेशन को हम अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। यह नेट और पीजीटी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, क्लियर। देखिए, पहले आता है पेडाल्फर मिट्टी। कौन सी मिट्टी आती है, पेडाल्फर मिट्टी आती है। पेडाल्फर मिट्टी की विशेषता क्या है, ये शीत कटिबंध की मिट्टी है। किसकी मिट्टी है, शीत कटिबंध। ठीक है, जहाँ का ताप क्या होता है, कम होता है, ऐसी मिट्टियाँ पेडाल्फर मिट्टियाँ कही जाती हैं। ठीक, इन मिट्टियों में एल्यूमिनियम और लोहा Al प्लस Fe, एल्यूमिनियम और लोहा की प्रधानता होती है। यहाँ दिखाई दे रहा है Al और ये Fe। ठीक, अच्छा, पेड़ नाम कहाँ से पड़ा, पेड़ इंपॉर्टेंट है, ये भी समझ लेते हैं। ठीक है, बेसिक जानकारी आपकी क्लियर होगी। पेड़ नाम कहाँ से पड़ा, पेड़। देखिए, मिट्टी के जो महीन कण होते हैं ना, मिट्टी के जो कण होते हैं, ठीक है, उनको पेड़ बोला जाता है। मिट्टी के जो कण होते हैं ऐसे ऐसे छोटे छोटे, उनको क्या बोला जाता है, पेड़ बोला जाता है। तो पेड़ क्या है, मिट्टी ही है। तो मिट्टी को क्या बोलते हैं, पेड़ बोलते हैं। मिट्टियों के कण को पेड़ बोलते हैं। तो ऐसे पेड़ जिनमें एल्यूमिनियम और लोहा की प्रधानता हो, तो ऐसे पेड़ क्या होते हैं, पेडाल्फर कहे जाते हैं। तो ये पेडाल्फर मिट्टियां हैं, कम तापमान पर इनका विकास होता है, शीत कटिबंध में मुख्यतः पाई जाती हैं। ठीक ना। अब इसमें पेडाल्फर मिट्टियों को 5-6 प्रकारों में बांटा गया है, करेंगे। तो ये हो पेडाल्फर मिट्टियाँ। पेडाल्फर मिट्टियों के 6 प्रकार हैं। पेडाल्फर मिट्टियों के कितने प्रकार हैं, 6 प्रकार हैं। कौन कौन से, सबसे पहला है पॉडजॉल। पॉडजॉल जो है शीत कटिबंध, मुख्यतः शीत कटिबंध से बाहर पाई ही नहीं जाती है। पॉडजॉल मिट्टी शीत कटिबंध के बाहर पाई ही नहीं जाती है। ठीक है, पॉडजॉल मिट्टी में ह्यूमस होता ही नहीं है, ना के बराबर। पॉडजॉल मिट्टी में ह्यूमस जो है बिल्कुल ना के बराबर होता है, इसमें ह्यूमस होता ही नहीं है। ठीक, उसके बाद आती है पॉडजॉलिक मिट्टी। शीत कटिबंध के बाहर निम्न तापक्रम क्षेत्रों में ही, जहाँ का टेम्परेचर निम्न हो, ठीक है, वहाँ पर पॉडजॉलिक मिट्टी पाई जाती है, शीत कटिबंध के बाहर। ठीक है, जैसे आपका अगर पॉडजॉल मिट्टियों की बात करेंगे तो पॉडजॉल मिट्टियाँ आपकी कहाँ पाई, उत्तरी अमेरिका, अलास्का, ठीक, कनाडा का प्रदेश, ये सब क्या है, यहाँ पे पॉडजॉल मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ठीक ना। दूसरा है पॉडजॉलिक, उत्तरी चीन, मध्य अमेरिका, ठीक है, उत्तरी यूरोप, इन क्षेत्रों में पॉडजॉलिक मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तीसरा जो प्रकार है वो है पेडाल्फर में लैटोजोलिक। लैटोजोलिक मिट्टियों में एल्यूमिनियम और लोहे की प्रधानता होती है। ये लाल पीली मिट्टी होती है, या लैटोजोइक इसको मिट्टी कहते हैं। ठीक है, क्लियर। उसके बाद जो चौथा प्रकार है पेडाल्फर में, वो लैटेराइट है। लैटेराइट मिट्टी कैसे बनती है, अपक्षालन प्रक्रिया से, लीचिंग होता है, निछालन होता है। क्लियर। तो यह मिट्टी मुख्यतः हमें लाल दिखाई देती है, क्योंकि जो लोहा होता है, जब बारिश का पानी होता है तो लोहा बारिश के पानी से क्या होता है, रस्टिंग हो जाता है, उस पर जंग लग जाता है। जंग का मतलब मोर्चा लग जाता है उस पर। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो रेड ऑक्साइड बन जाता है, लाल लाल दिखाई देने लगता है। तो यह मिट्टी क्या है, लेटराइट मिट्टी। उसके बाद भूरी जंगली मिट्टी और फिर
प्रेरी मिट्टी। तो पेडाल्फर मिट्टियों के क्या हैं, ये 6 प्रकार हैं। क्लियर। उसके बाद जो दूसरा जोनल क्लासिफिकेशन है वो है पेडोकोल का। किसका, पेडोकोल। पेडोकोल में क्या है, कैल्शियम की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है, कैल्शियम की। पेडोकोल मिट्टी में कैल्शियम की प्रधानता होती है, ठीक ना। पेड़ से बना है, मिट्टी के जो कण होते हैं वो पेड़ बोले जाते हैं, ठीक ना। अच्छा एक बात और समझिए, अगर कोई कण हो, कहीं पर चट्टान का कोई कण हो, ठीक है, और बाहर से मिट्टी का उस पर आवरण चढ़ जाए, से पूरी तरीके से वो मिट्टी नहीं बना है, उपजाऊ मिट्टी पूरी तरीके से नहीं है, वो कोई कण है, ठीक है, क्या है, कण है, उसको बोलते हैं कि जैसे होता है ना गांव में तो ढेला बोलते हैं, तो उस पे चारों तरफ से मिट्टी का आवरण अगर हो जाए तो उसको हम बोलते हैं कुटान। उसको क्या बोला जाता है, कुटान बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक। उसको क्या बोलते हैं, कुटान बोलते हैं, ठीक। जिस पे पेड़ का आवरण चढ़ जाए, ऐसा कण जिसको पेड़ चारों तरफ से घेर ले, आवरण चढ़ जाए, तो वो क्या होता है, उसको बोला जाता है कुटान। कुटान याद रखिएगा, ठीक ना। अब बात करेंगे हम लोग पेडोकोल की। पेडोकोल को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला क्या है पेडोकोल में, चैरनोजम मिट्टी। चैरनोजम मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यह कपासी मिट्टी होती है। कौन सी मिट्टी होती है, कपासी मिट्टी भी होती है, ठीक। चैरनोजम को काली मिट्टी या कपासी मिट्टी भी कहते हैं, ठीक ना। उसके बाद फिर गाढ़ी भूरी मिट्टी और भूरी या रेगिस्तानी या मरुस्थली मिट्टी। तो यह जो चैरनोजम है और गाढ़ी भूरी मिट्टी है और भूरी या रेगिस्तानी मिट्टी है, यह पेडोकोल मिट्टियों के पेडोकोल में आती हैं, ठीक। क्लियर हुआ, यही है। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी में भी आता है, फिजिकल ज्योग्राफी में आता है। हालांकि ये चीज़ इकोनॉमिक ज्योग्राफी की किताबों में नहीं मिलेगी, ठीक है, लेकिन नेट में यहाँ से क्वेश्चन आता है। हाँ, नेट में यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक। और मुख्यतः यहीं से आता है, पीजीटी में तो बाकी से आएगा, नेट में यहाँ से आएगा, ठीक है। देखिए हम लोगों ने मारबूद का जो क्लासिफिकेशन पढ़ा, ठीक है, 1968 में। अभी हमने क्या किया, 1938 में, ठीक, मारबत का, किसका, मारबत का जो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा, ठीक है, जोनल, इंट्रा जोनल और अजोनल, ठीक है। तो 1938 में यूएसडीए क्वालिफिकेशन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, यूएसडीए क्लासिफिकेशन कहलाता है। मारबत का जो क्लासिफिकेशन है वो यूएसडीए क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आता है, जिसमें मारबत ने 3 मंडल बताए। कौन कौन से 3 मंडल बताए, जोनल, इंट्रा जोनल और एजोनल, ठीक। वो चीज़ हम लोगों ने समझा। उसमें फिर आगे चल कर के क्या हुआ कि अमेरिका के जो मृदा वैज्ञानिक थे, मृदा संरक्षण सेवा के मृदा सर्वेक्षण विभाग के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया कि मिट्टियों को 10 प्रकार से फिर से बांटा। मिट्टियों को 10 प्रकार के भागों में क्या किया, अलग अलग पैमाने पर डिवाइड किया, जिसको कि कंप्रहेंसिव सॉइल क्वालिफिकेशन सिस्टम CSCS कहते हैं, ठीक है। CSCS कहते हैं, कंप्रहेंसिव सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, CSCS इसको कहते हैं। इसके आधार पर मिट्टियों के 10 प्रकार बताए गए, जिसमें से सबसे पहला है एंटीसॉल। एंटीसॉल की खासियत यह है कि एंटीसॉल में जो ह्यूमस है, ह्यूमस बिल्कुल नहीं होता। एंटीसॉल में ह्यूमस बिल्कुल नहीं होता। इंसेप्टिसॉल नवीन प्रकार के निर्मित मिट्टियां हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जहां से नेट में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, वो हम आपको क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। इससे और ज़्यादा से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक। इसके भी कई प्रकार हैं, इन मिट्टियों में भी अलग अलग 3-3, 4-4 प्रकार सबके हैं, लेकिन वह जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमें क्या करना है, अपने तैयारी के हिसाब से पढ़ना है। क्लियर। तो जो इंसेप्टिसॉल है ये नवीन मिट्टी कही जाती है। हिस्टोसॉल में क्या होता है कि जैविक पदार्थ अधिक होते हैं, और हिस्टोसॉल मिट्टी का वो प्रकार है
जिसमें हम चूना और प्लस उर्वरक, चूना और उर्वरक का प्रयोग करके हिस्टोसॉल में हम कोई भी फसल उगा सकते हैं। हिस्टोसॉल मिट्टी की खासियत क्या है? जैविक पदार्थ होता है, चूना और उर्वरक का प्रयोग करके हम हिस्टोसॉल में किसी भी प्रकार की फसल उगा सकते हैं। क्लियर? उसके बाद ऑक्सीसॉल आता है। ऑक्सीसॉल क्या है? उष्णकटिबंध की मिट्टी है और मुख्यतः ऑक्सीसॉल की मिट्टियों पर झूम कृषि होती है। झूम कृषि अथवा स्थानांतरणशील कृषि होती है। झूम कृषि क्या होती है? जंगलों को काट करके, जला करके, साफ करके वहाँ खेती होती है, ठीक। और खेती होने के बाद फिर जब वो अनुपजाऊ होती है उसको लोग छोड़ देते हैं, ठीक। मुख्यतः आदिवासी ऐसा करते हैं, छोड़ करके फिर दूसरी जगह चले जाते हैं, वहाँ जंगल काटते हैं, वहाँ साफ सफाई करते हैं, फिर वहाँ खेती करते हैं, फिर उसको छोड़ के फिर दूसरी जगह चले जाते हैं। इससे जंगलों का भी क्या होता है? नुकसान होता है। तो झूम कृषि मुख्यतः ऑक्सीसॉल मतलब उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही पाई जाती है। ऑक्सीसॉल और अल्टीसॉल दोनों की जो CEC है, CEC, ठीक है, CEC क्या होती है? कैटायन क्षमता होती है। कैटायन क्षमता क्या होती है? अपक्षयित होने की मात्रा। अपक्षयित होने की मात्रा को कैटायन क्षमता से प्रदर्शित किया जाता है CEC से। क्लियर? तो ये क्या होता है? ऑक्सीसॉल और अल्टीसॉल, इन दोनों की जो CEC होती है वो कम होती है। मतलब भाई अनुपजाऊ क्यों हो जाती है? अपक्षयित हो नहीं पाती, ह्यूमस मिल नहीं पाता, चट्टान में थोड़ी मिलेगा ह्यूमस। क्लियर? तो ऑक्सीसॉल और अल्टीसॉल इन दोनों की CEC क्या होती है? कम होती है। उसके बाद वर्टीसॉल आता है। वर्टीसॉल ऐसी मिट्टी है जो न्यूट्रल रहती है, न तो ये अम्लीय मिट्टी है और न ही क्षारीय मिट्टी है। इसका pH मान क्या होता है? 7 होता है। चूना और उर्वरक का प्रयोग करके इस मिट्टी को भी क्या किया जा सकता है? हम बढ़िया और बाकायदा उपजाऊ बना सकते हैं और इसमें किसी भी फसल को उगा सकते हैं। क्लियर? उसके बाद जो मिट्टियों का प्रकार आता है वो अल्फीसॉल है, मॉलीसॉल है, स्पॉडोसॉल है और एरिडोसॉल है। एरिडोसॉल में भी ह्यूमस नहीं होता। एरिडोसॉल में क्या होता है? ह्यूमस नहीं होता, ऊपरी परत इसकी बिल्कुल ऐसे ही रहती है। तो यहाँ पर भी खेती सामान्यतः संभव नहीं है। क्लियर? तो यह CSCS सिस्टम के अकॉर्डिंग मिट्टियों का क्या था? डिस्ट्रीब्यूशन था और उनका वर्णन था, ठीक। इसमें जो इम्पोर्टेंट था वो हमने आपको क्या किया? बता दिया गया। इतना याद रखना, ठीक है। नेट और PGT दोनों के हिसाब से बहुत सही है, ठीक ना। तो बस आज की क्लास हम ख़त्म करते हैं यहीं पे, ठीक है।